हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी की यूजीसी नेट जून 2020 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कॉमर्स की चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 6 आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 6। गाइस, इस वीडियो में हम आपके साथ कोरिलेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग कोरिलेशन से रिलेटेड ही कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन और उसके एमसीक्यूज़ को। कोरिलेशन को समझने से पहले गाइस हम लोग कोरिलेशन कुछ बेस होते हैं उसको समझ लेते हैं, ताकि कोरिलेशन को आसानी से समझा जा सके। जैसा कि स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, स्टैट्स के अंदर हम लोग पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन प्रेजेंट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और आखिरी में उसका इंटरप्रिटेशन करके हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। जो हमारा डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है उसी के अंदर कोरिलेशन को इंक्लूड किया जाता है। तो डेटा एनालिसिस को हम लोग ये कह सकते हैं कि डेटा एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, एक हमारा होता है बाईवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम लोग केवल और केवल एक वेरिएबल की स्टडी करते हैं, या फिर इसको हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवेरिएट एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिसके अंदर हम लोग केवल और केवल एक वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होते हैं? बाईवेरिएट एनालिसिस के अंदर हम लोग केवल और केवल दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाईवेरिएट एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग दो वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और गाइस, बाईवेरिएट एनालिसिस के अगेन दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा कोरिलेशन, एक हमारा होता है रिग्रेशन। तो कहने का सिंपली मतलब ये है कि कोरिलेशन हमारा जो होता है वो बाईवेरिएट एनालिसिस का पार्ट होता है, और जो बाईवेरिएट एनालिसिस होता है वो हमारा स्टैट्स के डेटा एनालिसिस का एक पार्ट होता है। तो आई होप गैस कि आप सभी को कोरिलेशन का जो बेस है वो समझ में आया होगा कि कोरिलेशन किसका पार्ट होता है और स्टैट्स के किस स्टेप के अंतर्गत आता है। तो आइए अब कोरिलेशन की मीनिंग को समझते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन हमारा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा होता है को और दूसरा होता है रिलेशन। तो जो हमें बताता है कि दूसरों के साथ हमारा रिलेशन किस तरीके का है उसे हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन इज़ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशन हमें ये बताता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच किस तरह का रिलेशन हमारे बीच है। इफ़ टू वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट change in one creates corresponding change in the other, then the variable are said to be correlated। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज होता है तो उससे दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होगा। ये भी हमें कौन बताता है? ये हमें कोरिलेशन बताता है। ठीक है, कोरिलेशन को हम लोग कभी कभी कोवेरियंस के नाम से भी जानते हैं, और कोरिलेशन हमें वेरिएबल के बीच किस तरह की डिग्री है ये बताता है, और साथ ही साथ डायरेक्शन के बारे में बताता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कोरिलेशन को। फॉर एग्जांपल, हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशन है? कोरिलेशन हमें ये बताता है कि अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पर क्या पड़ेगा। तो इसी एग्जांपल को हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में देखते हैं। जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम होती जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी प्राइस कम होती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाती है। तो यही चीज़ हमारा कोरिलेशन भी बताता है कि हमारी जैसे जैसे एक वेरिएबल की प्राइस में बढ़ेगी या कमी होगी तो उसी के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांड में कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। ये हमें बताता है कोरिलेशन। आई होप गाइस कि आपको कोरिलेशन का मतलब समझ में आया होगा। तो आइए कोरिलेशन को निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं कि कोरिलेशन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। कोरिलेशन को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जो कि होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। जो ये फॉर्मूला है इसको कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला भी कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसे हम लोग लीनियर कोरिलेशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए कोरिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
कोरिलेशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक हमारा होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक हमारा होता है नो कोरिलेशन, जिसमें वेरिएबल्स के बीच किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आइए हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में समझते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन हमें दो वेरिएबल्स के बीच पॉजिटिव रिलेशन को बताता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल में वृद्धि हो रही है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, अगर एक वेरिएबल में कमी हो रही है तो दूसरा वेरिएबल भी कम होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल्स के बीच एक ही तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। एक हमारा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में डिक्रीमेंट होगा, अगर एक वेरिएबल में डिक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा। ये हमारा रिलेशन बताता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। और नो कोरिलेशन का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स के बीच किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है गाइस, तो आप एक बार ये थ्योरी दी हुई है, जो मैंने ऊपर बताया वही दी हुई है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आइए कोरिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोरिलेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। Properties of correlation. The correlation coefficient lies between -1 and +1 symbolically. ठीक है। जो कोरिलेशन हमारा होता है उसका जो आंसर आता है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में आता है। अगर आपका आंसर -1 और +1 के बीच में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कैलकुलेशन की है कोरिलेशन की वो गलत की है, क्योंकि जो कोरिलेशन का हमें आंसर आता है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आता है। और हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ये है द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। ठीक है। जो कोरिलेशन हमारा होता है वो हमारा जो ओरिजिन से भी इंडिपेंडेंट होता है और स्केल से भी इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? जो ओरिजिन का मतलब हमारा ये होता है कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में कोई भी संख्या प्लस करें या माइनस करें उससे हमारा आंसर जो होगा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और स्केल का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हम ऑब्जर्वेशन में कोई वैल्यू इनटू करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं उससे भी हमारा आंसर इफेक्ट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये पॉइंट का ये है कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है। कि अगर आप ऑब्जर्वेशन में कोई भी वैल्यू प्लस करते हो, माइनस करते हो, इनटू करते हो या फिर डिवाइड करते हो उस पर उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके आंसर पे नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि आपका आंसर किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है गाइस। और जो वन ऑफ द और रिग्रेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट इज आल्सो पॉजिटिव, तो द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको कोरिलेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लियर हुई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हैं, हम आपके डाउट ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ कोरिलेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ऑप्शन नंबर टू कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, ऑप्शन नंबर थ्री बोथ, ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। जो हमारा रिलेटिव मेजर हमारा ये तो हमारा कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों ही होगा क्योंकि कोफिशिएंट वर्ड आ गया, बट यहाँ पे एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स की बात हो रही है। जो हमारा एसोसिएशन बताता है वो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो हमारा एसोसिएशन भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है और हमारी डिग्री भी बताता है। ये तीन चीज़ों को हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, correlation analysis aims at option number first predicting one variable for a given value of the other variable, option number 2 establishing relation between two variables, option number 3 measuring the extent of relation between two variables, या फिर option number 4 both B and C। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स बी एंड सी।
कोरिलेशन जो है वो बताता है कि वो हमें इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशन है, और हमें एक्सटेंट और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को बताता है कि हमारे वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है और उसके बीच कितना हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोरिलेशन हमें ये नहीं बताता है कि एक वैल्यू के जो हमें एक वैल्यू दी हुई है उससे हम लोग दूसरी वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा हम लोग रिग्रेशन के अंदर करते हैं कि हमें एक वैल्यू दी हुई है और उस वैल्यू के बेस पे हम लोग दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करें। और कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर एक और पॉइंट ये है कि कोरिलेशन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में नहीं देखते हैं। ठीक है, जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है वो हमें रिग्रेशन एनालिसिस बताता है। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। और आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डेटा, ऑप्शन नंबर 2 इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर 3 नन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अपने मेजरमेंट से। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट अ चेंज ऑफ ओरिजिन इज। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स पॉसिबल। ठीक है, जो हमारा कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट होता है वो हमारा पॉसिबल होता है चेंज ऑफ ओरिजिन में। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोवेरियंस कैन वेरी फ्रॉम ऑप्शन नंबर फर्स्ट -1 to +1, ऑप्शन नंबर सेकंड -1 to 0, ऑप्शन नंबर 3 0 to +1, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। जो कोवेरियंस की लिमिट होती है वो हमारी -∞ से +∞ तक होती है। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। और आप इस लिमिट को याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोवेरियंस की जो लिमिट होती है वो -∞ से +∞ के बीच में लाया करती है। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव और निगेटिव, इट्स स्क्वायर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट निगेटिव ओनली, ऑप्शन नंबर सेकंड पॉजिटिव ओनली, ऑप्शन नंबर थर्ड 0 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ओनली। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर हो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव। इसको गाइस हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारा जो कोरिलेशन आ रहा है वो हमारा आ रहा है -1। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर करने पे वैल्यू अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। अगर हमारे पास 1 आया है +1 आया है तो उसका स्क्वायर करने पर हमारा वैल्यू 1 आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आर हमारा चाहे प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, अगर उसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।